तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास। अभी एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैंने सारे कंसेप्ट्स के बारे में बातें करी और न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से कराएं। तो ये बच्चे जो सेंटर ऑफ मास है इसको टॉपिक को डिफिकल्ट समझते हैं, उनके लिए मैंने काफ़ी ईजी वे में इस चीज़ को कंप्लीट करा है ना। जिसके अंदर जैसे प्लैंक्स वाले प्रॉब्लम होते हैं, है ना, आपके कोलिजन्स वाले प्रॉब्लम होते हैं, वॉल वाले प्रॉब्लम होते हैं, अलग अलग चीज़ें की प्रॉब्लम्स होती है जिसमें बच्चे रिलेटिव मोशन की वजह से डर जाते हैं और सेंटर ऑफ मास के ईजी क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाते हैं। तो काफ़ी ईजी वे में मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेंटर ऑफ मास से। ये जो वीडियो है जेईई और नीट के एस्पायरेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए और एंड तक इसको ज़रूर देखिए। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। अब अगर देखा जाए ना तो आप सेंटर ऑफ मास का ऑलरेडी यूज़ करते हुए आए हो प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। कैसे? जैसे हम बात करते हैं ना कि एक सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा है ऐसा, ठीक है, ये मास m का ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पर एक फोर्स लग रही है F। क्या लग रही है? F फोर्स लग रही है। अब अगर देखा जाए, आप ध्यान से सोचो तो आपको पता चलेगा जो मास m है, जो ब्लॉक है, ये तो बहुत बड़ा है, इतना पूरा मास फैला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने कभी सोचा कि ये जो F लग रही है किस पॉइंट पर लग रही है? किस पॉइंट पर ये F फोर्स लग रही है ना? क्योंकि यहाँ पर भी मास है, यहाँ पर भी मास है, यहाँ पर भी, यहाँ पर हर जगह मास इसका क्या है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम जो फोर्स मान रहे हैं वो किसी एक पॉइंट पर मान रहे हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है ऐसा जिसपे आपने नेट फोर्स को मान लिया? वो कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर ऑफ मास। क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। तो ये तो हमको पता चल गया सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास जो है ये एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जिस पे आप मास को कंसंट्रेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मास को कंसंट्रेट। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये जो मास था ये पूरे इसमें फैला हुआ है, ठीक है, बट एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा पॉइंट निकाला, ऐसा एक पॉइंट लोकेट करा। हमको सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना पड़ता है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट मैंने लोकेट करा जिस पर मैं पूरा का पूरा मास, ये m जो मास है ना, इसको एक बॉल की तरह मान लो। ये मैंने पॉइंट लोकेट कर लिया और इस ब्लॉक को मैंने एक पॉइंट की तरह ट्रीट करा जिस पे मैंने पूरा मास मान लिया m। तो इस पे सेंटर में आएगा बिल्कुल, ये तो उसकी सिमेट्री से पता चलता है ना, सेंटर पे आएगा। तो इस पूरे मास को जो पूरे तरह फैला हुआ था इसको मैंने कहाँ मान लिया? बिल्कुल सेंटर पे। और उसी सेंटर पे आप फोर्स F लगा रहे हो और इक्वेशन लिख देते हो F m × a। क्या बात समझ में आ रही है? यार जैसा कि आपको पता है फिजिक्स में थ्योरी कम होती है, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। बट प्रत्येक की थ्योरी वगैरह हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कर लेते हैं, बट जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे डाउट वहाँ पर हमको आने लगते हैं और उसमें कोई भी नहीं होता है जो हमारी मदद कर सके, हमें उन क्वेश्चंस का आंसर बता सके, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा सके। आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अनअकैडमी ने अपने ऐप में लॉन्च किया है नया फीचर आस्क डाउट्स। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर आस्क डाउट्स, योर डाउट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास उस क्वेश्चन की इमेज होनी चाहिए, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। तो मेरे पास पहले से है तो उसको मैं चूज़ फ्रॉम गैलरी कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं गैलरी में से उस इमेज को लेके आऊँगा, ये यहाँ पर इसको अपडेट कर दो, अपलोड कर दो। तो यहाँ पर इसको अपलोड कर दो इस तरीके से क्रॉप करके, राइट। तो ये यहाँ पर अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद आपसे ये पूछेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से सब्जेक्ट का है। लाइक ये क्वेश्चन फिजिक्स का है तो मैं फिजिक्स पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ समय आपको वेट करना होगा, उसके बाद ये जस्ट आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भेज देगा। तो हम थोड़ा सा और देखते हैं कितनी देर में ये इसका वीडियो सॉल्यूशन सेंड करता है। आई एम लुकिंग, ओके, वीडियो सॉल्यूशन आ चुका है। आपको व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करना है तो आपका उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन यानी कि वीडियो प्ले हो चुका है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट, जो यूजर्स नए हैं अनअकैडमी पर, उनसे यहाँ पर एक कोड पूछा जाएगा। उस कोड के बिना आप डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे। तो जब भी आपसे कोड पूछा जाए तो आप डाल देना वहाँ पर सिंह साहब। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो ये बात है सेंटर ऑफ मास की। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, जो भी आपके पास बॉडी है, मान लो अब ऐसी बॉडी है भाई, यहाँ तो क्या आपके पास ब्लॉक था तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पर एक अजीब सी बॉडी आ गई। मान लो और अजीब सी ले लेते हैं, जैसे ऐसी बॉडी ले ली आपने, यूँ ऐसे करके ऐसी बॉडी ले ली, ठीक। अब इस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे F1, एक फोर्स लग रहा है ऐसे F2, एक फोर्स लग रहा है ऐसे F3, एक फोर्स लग रहा है ऐसे F4। अब आपको इसको एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप कहाँ मानोगे इसको, किधर मानोगे कि एक्सेलरेशन कैसे हो, कैसे निकालेंगे इसको? तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ में सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं।
तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जिसको हमको लोकेट करना होगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब लोकेट करना है मतलब ये जो बॉडी है इसके कहीं पर भी वो सेंटर ऑफ मास हो सकता है, पॉइंट है ना वो, तो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है। हो सकता है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर निकल कर आए, हो सकता है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर निकल कर आए, हो सकता है सेंटर ऑफ मास यहाँ निकल कर आए, या यहाँ निकल कर आए, या फिर यहाँ निकल कर आए। एक पॉइंट होगा एक सिस्टम के लिए, वो कहीं भी आ सकता है, उसे हमें ढूंढना होगा। इस ढूंढने को मतलब इस लोकेशन को, लोकेशन क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, यही हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में। क्या बात समझ में? तो ये तो बहुत अजीब सी बॉडी है, अपन थोड़ी सी सिमेट्रिकल बॉडीज की बात करेंगे, बट फिर भी समझने के लिए अगर मैं यहाँ पर इस पे एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लेता हूँ कि कहीं भी सेंटर ऑफ मास आ सकता है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर आ रहा होगा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आ रहा होगा, इधर मैंने ढूंढने की कोशिश करी और मुझे पता चला किसी मेथड से कि सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का यहाँ है, सेंटर ऑफ मास। तो मुझे क्या करना है, सिंपली जितने भी फोर्सेस लग रही है ना उन सबको इस सेंटर ऑफ मास पर मान लेना है। मतलब मैं क्या करूँगा, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अगर इस पूरी बॉडी का मास m था या m0 था तो इसका मास कितना होगा सेंटर ऑफ मास पर, पूरा का पूरा मास मैंने उस पर कंसंट्रेट कर दिया, तो ये m0 हो गया यहाँ पर। अब फोर्सेस लिखनी है, फोर्सेस कैसी, F1 इधर लग रही है तो ये लगा दो F1, F3 इधर लग रही है तो ये F3 इधर लगा दो, F2 ऊपर लग रही है, F2 मान लो ऐसे लग रही है तो F2 इधर लगा दो, F4 नीचे लग रही है तो F4 ऐसे नीचे लगा दो। अब क्या कर सकते हो आप, अब तो ये सिंपल एनएलएम का क्वेश्चन हो गया। किसका क्वेश्चन हो गया, एनएलएम का, है ना। क्या करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकाल के एक्सेलरेशन निकाल लेना। तो एक्स आपका हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, ए वाई आपका उसमें आ जाएगा वर्टिकल में, और दोनों का क्या कर लोगे, रिजल्टेंट निकालोगे तो आपका एक्सेलरेशन कुछ आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं, करते हुए भी आए, बट अगर आपको यही बोला जाता कि इसी को सॉल्व करो तो फिर आप नहीं कर सकते थे, हाँ, क्योंकि बॉडी अजीब सी दी हुई है। तो सेंटर ऑफ मास निकालना बड़ा ज़रूरी है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास डिस्क्रीट पार्टिकल्स गिवन हो, जैसे ऐसा हो सकता है ना कि एक मास यहाँ पड़ा है, मान लो एक पॉइंट, एक मास इधर पड़ा है m1, एक मास इधर पड़ा है m2, एक मास इधर पड़ा है m3, एक मास इधर पड़ा है m4, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पर मेरा ये ओरिजिन है। मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये कितने पे, R4 इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर R3 है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर है, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम है, क्या है ये पूरा सिस्टम। अगर मुझे सिस्टम की तरह इसको ट्रीट करना है तो इसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास, कि जितनी भी फोर्सेस लग रही होगी ना भाई, मान लो इस पे फोर्स कुछ लग रही है, इस पे कुछ फोर्स लग रही है, मैं तो क्या चाहता हूँ कि पूरा सिस्टम की तरह इसको ट्रीट करूँ। अगर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास निकालना बड़ा ज़रूरी है। क्या बात समझ में? इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो, ये वाला। भाई अपने को पता है सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पॉइंट है, मतलब पॉइंट मतलब मीटर में होगा वो, ऑब्वियस सी बात है ना। पॉइंट क्या है, हम बोलते हैं ना कि यहाँ से अगर कोई सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो आप क्या बोलते हो कि मान लो ये अगर एक्स नॉट पर है और ये अगर वाई नॉट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो आप बोलते हो कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पर सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है। लोकेट कर रहे हो ना, कोई पॉइंट है वो क्या है, लोकेटेड। तो आपको क्या निकालना है, एक्चुअली डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, यही निकालना है। तो यहाँ से मैं 0,0 से फाइंड आउट कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा वो, RCM सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर में निकाल लेता हूँ, ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ना सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। जहाँ पर मैं m1, m2, m3, m4 सबको कंसंट्रेटेड मान लूँगा। तो RCM कैसे निकालते हैं अपन, उसका फॉर्मूला होता है m1 इंटू R1 वेक्टर प्लस m2 इंटू R2 वेक्टर प्लस ऐसे करते करते जितने भी हो, अभी तो मैंने 4 ही माने, हो सकता है n पार्टिकल्स हों, तो mn Rn पोजीशन वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे करके mn। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये आपका क्या हो गया, क्या देगा आपको ये पोजीशन वेक्टर, किसका देगा, सेंटर ऑफ मास का। तो मान लो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर निकल कर आया है ना, ये क्या है आपका, ये RCM है। तो इसी पॉइंट पर आप क्या मान सकते हो, ये पॉइंट पर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 मास रखा है, सारा का सारा मास इस पॉइंट पर रखा हुआ है। अब जो भी इस पर फोर्सेस लग रही होगी उसको आप निकाल सकते हो आराम से। क्या बात समझ में आ रही है? तो सेंटर ऑफ मास की थोड़ी सी फीलिंग आ रही है हमको, क्या होता है सेंटर ऑफ मास, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर। अब ध्यान से देख सकते हैं यहाँ से, ये क्या लिखा हुआ है, मास इनटू पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या, डिस्प्लेसमेंट ही तो एक तरह से पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब kg, अगर मैं यूनिट की बात करूँ kg इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर
ठीक है। अच्छा ये भी सारे ऐसे ही हैं, तो टोटल यूनिट कितनी आएगी ऊपर वाले की, केजी अपॉन मीटर, केजी इंटू मीटर आएगी। नीचे वाली की कितनी आएगी, केजी आएगी, क्योंकि नीचे क्या है, केजी प्लस केजी प्लस केजी, सारे केजी में आ जाएंगे। ये केजी से केजी कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, मीटर बचेगा। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है क्या, कि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक पॉइंट है जो कि लोकेट अपने को करना होगा। क्या बात समझ में आ रही है। अब इस पर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपको क्या गिवन है, यहाँ से आपको आपके पास गिवन है m1 जो है आपके पास वो 1 kg है, उसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। m2 2 kg है, आपको उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। m3 3 kg है, उसका पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। आपको निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये हमको निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, आपका सेंटर ऑफ मास का जो वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, m1 1 इंटू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, प्लस कितना 2m2 इंटू r2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस कितना आ जाएगा m3 इंटू r3 3 इंटू 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, यही आएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, यही होता था ना, m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पर 3 पार्टिकल्स हैं तो तीनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3। बात समझ में आई। अच्छा अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये आई कैप प्लस 4 जे के प्लस के कैप। तो यहाँ से आप देख सकते हो आई कैप कितनी है, मैं लिख देता हूँ आई कैप की वैल्यू लिखता हूँ सबसे पहले। आई कैप तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 आई कैप हो गया, अंदर जाकर 2 हो गया, ये हो जाएगा 6। बात समझ में आ रही। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 6 9 आई कैप आ गया। जे कैप में ऐड होगा, कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दूसरे कलर से लिखता हूँ 4, ठीक है, 1 इंटू 4 4, यहाँ पे 2 इंटू 1 2, यहाँ पर 3 इंटू -1 -3, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 6 माइनस 3 प्लस 3, तो प्लस 3 जे कैप। के कैप के लिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू के 1, अच्छा 2 है ना, 2 इंटू 1 2 हो गया, और ये 3 इंटू -2 -6, तो 1 प्लस 2 3 3 माइनस 6 -3 कितना के कैप, और नीचे कितना है 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6, इतना आ गया। तो आपके पास जो RCM आया वो कितना आया, काट दो, ये क्या बच जाएगा 2 से कट, 3 से कट जाएगा ना, तो 3 3 या 9 1 1 और ये 2, तो आपके पास आ जाएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन 2। तो आपके पास RCM वेक्टर ये आ गया। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप बोल सकते हो 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर आपको लोकेट करना हो तो। आई कैप जे कैप के कैप क्या लिख दिया मैंने, कोफिशिएंट लिख दिए, तो वो उसके पॉइंट्स हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही। तो इस पॉइंट पर ये जो आया आपका सेंटर ऑफ मास आया जो पॉइंट, इस पॉइंट पर आप m1 m2 m3 को कंसंट्रेटेड मान सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं बात करता हूं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास इन 2 पार्टिकल्स। आपको 2 पार्टिकल्स गिवन है, दो केस लेते हैं, क्या होगा, एक पार्टिकल में यहाँ पे मान लेता हूँ, एक पार्टिकल में यहाँ पर मान लेता हूँ। मान लेता हूँ m1 ये है और m2 ये है, ठीक है। अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या बात समझ में, इसका क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लेता हूँ कि मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आया, क्योंकि मुझे वही निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास किधर आया, मेरा यहाँ पर आया। मैं इसको मान लेता हूँ ये मेरी क्या है, ये मेरा ओरिजिन है, क्या है ये ओरिजिन। बात समझ में आ रही है। और ये रखा है, मान लो आपका ऐसा मान लेते हैं चलो कि ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, ठीक है। मतलब ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। बात समझ में आ रही है, ताकि हम R1 R2 की वैल्यू भी निकाल सकेंगे, फिर उससे एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ऐसा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास R1 की दूरी पे पड़ा है किससे, m1 से, और R2 की दूरी पे पड़ा है किससे, m2 से। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा अब अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि R जो होता है आपका सेंटर ऑफ मास का वो कितना होगा, तो आप बोल सकते हो m1 इंटू कितनी आपकी m1 इंटू 0 तो होगा ना, क्योंकि ओरिजिन पे पड़ा है, वो किस पे पड़ा है, ओरिजिन पे ही पड़ा है। तो m1 इंटू 0 भाई उसका x कोऑर्डिनेट, प्लस m2 इंटू कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, R1 प्लस R2 पे पड़ा है। आपको सेंटर ऑफ मास से मतलब नहीं है, क्या निकालना है अपने को, m1 कितनी डिस्टेंस पे पड़ा है ओरिजिन से, यही तो निकालते थे ना हम भाई। यहाँ पर क्या निकाल रहे थे अपन, ये कितनी दूरी पर पड़ा है। अगर m1 ही यहीं पड़ा होता
ओरिजिन पे ही, तो क्या लिखते हैं आप, m1 इंटू जीरो लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे ही जीरो लिखा है मैंने। क्या बात समझ में आई? प्लस m2 इंटू कितनी डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, r1 प्लस r2 पर है, ये मान लो x डायरेक्शन है ना, अपन x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अपॉन m1 प्लस m2, यही होता। तो आपके पास जो RCM आया वो कितना है, m2 इंटू r1 प्लस r2 अपॉन m1 प्लस m2। बट हमको तो RCM की वैल्यू भी पता है, कितने डिस्टेंस पे है वो, ओरिजिन से वो कितनी डिस्टेंस पर है, r1 पे है, ये तो हमने माना ही था। तो ये कितना होना चाहिए, ये r1 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, r1 ये होना चाहिए। तो यहाँ से निकालो m2 r1 प्लस m2 r2 इसी इक्वल्स टू, ये दो ऊपर चल जाएगा, ये आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r1। क्या बात समझ में आई? अच्छा देखो, ये m2 r1 से m2 r1 कट गया। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू निकल कर आई, आपके पास आई m2 r2 इज इक्वल्स टू m1 r1। क्या बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास निकल कर आई। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको क्या मानता हूँ, r मानता हूँ, सिंपली क्या मानता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपका जो r1 प्लस r2 है वो r है। क्या है वो, r, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, ये टोटल में क्या बोल रहा हूँ, r मान लेते हैं इसको, है ना, ताकि कॉमन डिस्टेंस हो जाए। r उसको मान लेते हैं, क्या है r, r1 प्लस r2 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं r1 निकालना चाहता हूँ तो m2 r2 में पुट कर देता हूँ r1 माइनस r, या r माइनस r1, यहाँ से क्या आ जाएगा, r2 की वैल्यू आ जाएगी r माइनस r1। r आपको गिवन होगा ऑलरेडी, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस तो गिवन हो गई। तो यहाँ से ऐसा आ गया, m2 इंटू r2 लिख रहे हैं अपन, r2 कितना है, r माइनस r1 इज इक्वल्स टू m1 r1। यहाँ से आपके पास आ गया m2 इंटू r माइनस m2 r1 इज इक्वल्स टू m1 r1। यहाँ से आप लिख सकते हो m2 r इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू r1। क्या बात समझ में आई? ऊपर वहाँ चला गया ये। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी r1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट में ये r। क्या बात समझ में आ रही है? ये r, ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1 से कम है ना, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो r से ये कम ही आएगा r1, हमको पता भी है वो, तो r1 कम ही है r से, ठीक है। और ऐसे आप निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा, जैसे निकाल ही सकते हैं, r2 क्या है, r2 आपके पास r माइनस r1, यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, r कितना है, r माइनस r1 कितना आ गया, m2r अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से आ जाएगा आपके पास m1r प्लस m2r माइनस m2r अपॉन m1 प्लस m2, एलसीएम ले लिया मैंने, ये आ गया आपके पास m2r से m2r कट गया, r2 आपके पास आया m1 r अपॉन m1 प्लस m2। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक यहाँ पर पड़ा है m1 और एक यहाँ पर पड़ा है m2, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस r है ना, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रखा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रखा है, ये डिस्टेंस मान लो r1 पे है और ये r2 पर है, r आपको पता है r1 प्लस r2 है। तो r1 जो आता है कितना आता है, m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 जो आता है वो आता है m1 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक तो अपने पास क्या पता चला कि दोनों जो दो पार्टिकल सिस्टम है उसके बीच में मतलब उसकी जो सेंटर ऑफ लाइनिंग है, जो लाइन उनको ज्वाइन करती है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है ना इनको, एक तो उस पॉइंट पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आता है, मतलब यहाँ 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 नहीं आ रहा है, वो कहाँ पर आ रहा है, वो कोई इसी लाइन में ही आएगा, इसी लाइन में ही वो आने वाला है, तो वो आ भी रहा है। अच्छा, अब हम ये पता लगा सकते हैं, देखो ध्यान से, कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर आपके m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m हो गया, मतलब सेम मास के हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, r1 आपका हो जाएगा mr अपॉन 2m, तो ये भी हो जाएगा r/2, और r2 भी क्या हो जाएगा इस तरह से m/r अपॉन 2m, ये भी हो जाएगा r/2। तो हम बोल सकते हैं अगर सेम मास के हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, बिल्कुल बीच में निकल कर आता है। क्या बात समझ में आई? अगर सेम मास है तो दो पार्टिकल सिस्टम के अंदर सेम मास है तो बीच में निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये तो हमको समझ में भी आता है ना। अब देखो, अगर ये सेम मास नहीं है, अगर ये m1 m2 अलग अलग है, मैं मान लेता हूँ आपका जो m1 है वो बड़ा है m2 से, मैं ये कंडीशन मान के चल रहा हूँ, m1 जो है वो m2 से बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, देखो
क्या बड़ा होगा, R1 बड़ा होगा या R2 बड़ा होगा? देखो ध्यान से, अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 है तो हम बोल सकते हैं M1 बड़ा है M2 से, मतलब R2 बड़ा है R1 से। बात समझ में आ रही है? यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर M1 बड़ा है M2 से तो M1 इस पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, ये वैल्यू तो सेम है दोनों के लिए। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस किसका आ रहा है, M1 और M2 का आ रहा है। तो अगर M1 बड़ा है मतलब R2 बड़ा है ना? तो मैं कह सकता हूँ इफ M1 इज ग्रेटर देन M2 देन R2 इज ग्रेटर देन R1। क्या मैं कह सकता हूँ? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब ऐसा मैंने बोल दिया तो कुल मिला के बात क्या हो गई कि R2 बड़ा हो गया, मतलब R2 यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है ना? डिस्टेंस ज़्यादा है तो कौन पास में है, सेंटर ऑफ मास किसके पास में, R1 के पास में, मतलब M1 के पास में। बात समझ में आ रही? R1 छोटा, आपका जो R1 है वो छोटा आया। हम कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं, ये आपका M1 है और ये आपका M2 है। तो अगर R2 बड़ा है आपका R1 से तो मतलब आप ऐसे मान सकते हो R2 ये होगा और R1 ये होगा। बात समझ में आ रही है? R2 क्योंकि बड़ा है ना तो R2 को मैंने बड़ा बनाया, R1 मैंने छोटा बनाया है। ठीक है, तो देख रहे हो आप कि सेंटर ऑफ मास किसके पास में ज़्यादा, M2 के पास में या M1 के पास में? आप बोलोगे सर M1 के पास में, इधर है। और M1 क्या था, बड़ा वाला मास था। M1 क्या था, बड़ा वाला मास। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है ना, जो हैवी मास का ऑब्जेक्ट होता है उसके पास सेंटर ऑफ मास लाई करता है। क्या बात समझ में आ रही है? जो भी हैवियर मास होता है उसके पास में सेंटर ऑफ मास लाई करता है। अगर M2 होता बड़ा M1 से तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, इन दोनों पॉइंट्स, ये बीच वाला पॉइंट हो गया। अगर M2 बड़ा होता तो वहाँ यहाँ कहीं लाई करता, M2 के करीब। और अगर दोनों इक्वल हैं तो बीच में लाई करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये भी पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। क्या समझ में आ रही है बात, है ना? अब ऐसे ही जैसे आप एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिखते हो ना, जैसे हम आर की बात करते थे, हम M1 R1 ऐसे करके बात करते थे ना, वैसे आप एक्स के लिए लिख सकते हो। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, इनको सेपरेट कर लें तो हम लिख सकते हैं, अगर एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है तो क्या निकालूंगा, M(x1 + M1(x1 + M2(x2) ऐसे करके जितनी भी एक्स कोऑर्डिनेट है अपॉन M1 + M2 ऐसे। और ऐसी वाई सेंटर ऑफ मास क्या निकालेंगे अपन, M1 Y1 + M2 Y2 + ये कर क्या दिया एक्चुअली, मैंने उनको सेपरेट कर दिया है भाई। अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे, जेड ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ऐसे ही आएगा 3D में, इन सबको आप ऐड कर दोगे वापस तो क्या बन जाएगा, M1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x1 + y1 + z1। और ये क्या होता है, i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वापस वार वेक्टर ही बन गया। तो एक्चुअली मैंने खोल दिया इस चीज़ को और ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो कई बार क्या होता है ना कि बस आपको x में ही बात करनी होती है। क्या होती है, x में ही बात करनी होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन है, आपको ये बोला जा रहा है x = 0, मतलब ओरिजिन पर रखा है। x = 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे। मान लो ये x y z सब क्या है, 0 है यहाँ पर, तो ये ओरिजिन पर रखा है। और एक x = 3 पर एक दूसरा पार्टिकल है 2 kg का, आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, m1 मतलब 1 × कितना है 0, सेंटर ऑफ मास ये तो वहीं पड़ा ओरिजिन पर, प्लस कितना आ जाएगा 2 × m2 × 3, क्योंकि x कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, 3 डिस्टेंस पे ना भाई ओरिजिन से। ओरिजिन से नापना है हमेशा, किससे नापना है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से ही हो गया, प्लस 1/1 + 2, यहाँ से क्या जाएगा बस 6, 1 × 0 0, 3 × 2 6, 6/3, तो इज 2। तो कहाँ पर आएगा ये 2 पे, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 और ये 3 है, तो कहाँ पर आएगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा। और समझ में भी आता है 2 kg के पास में होगा क्योंकि ये वाला हैवी है, तो हैवी वाले के पास सेंटर ऑफ मास आता है। बाई चांस मान लो ये आपको इधर नहीं, आपको इधर गिवन होता है ना, यहाँ पर नहीं, x = -3 पे आपको गिवन होता है ये 2 kg वाला, तो क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, -3, क्योंकि ओरिजिन से कितना है -3 पर है, कितने पर है -3 पर, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर जितनी हम x y z लिखते हैं ना विथ साइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विथ साइन। तो यहाँ पर कितना आ जाता है आपके पास, -6 आ जाता है ये, और -2 आ जाता, तो कितना लिखता है ये। तो यहाँ पर कहीं आपका सेंटर ऑफ मास आता, वो आना भी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो साइंस के साथ हमको इनको लिखना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ये 0,0 पे मतलब ओरिजिन पे है, ये 1,0 पे 1,1, ये 0,1 पर है। तो क्या पता चल रहा है, स्क्वायर है, सबके बीच में डिस्टेंस कितना है 1 1 1 1, तो ये स्क्वायर बना हुआ है। इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोच सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास स्क्वायर का क्या आता है, बीच में आता है ना, ऐसा सोचने में आ सकता है, बट एक्चुअली में गलत है ये।
क्योंकि सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है, एक तो मास पे डिपेंड करता है और एक उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो चलो लोकेशन तो 1 1 1 सबकी 1 1 ही है ना, तो उसके हिसाब से तो बीच में आना चाहिए। बट क्या मास सबकी इक्वल है? नहीं, मास सबके इक्वल नहीं। अगर मास भी इक्वल होते, सब 1 kg के होते या सब के सब 2 kg के होते, तो बिल्कुल बीच में आ जाता सेंटर ऑफ मास। बट क्योंकि यहाँ पर मास 1 kg है, 2 kg है, 4 kg, 3 kg है ना, तो किसके पास में होगा ज़्यादा सेंटर ऑफ मास? ऑब्वियसली 4 kg के ज़्यादा करीब होगा, है ना। और अगर बीच में हुआ तो बीच में तो क्या सबसे करीब में हो गया, सबसे इक्वल डिस्टेंस पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर निकालना, क्या करेंगे इसके निकालने के लिए? आपको निकालनी है दो चीज़ें, एक एक्स में भी और वाई में भी। तो आप एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो सेंटर ऑफ मास का। क्या निकाल लो? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? m1, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4, तो 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0,1 मतलब 0 है, तो 0। मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, है ना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये भी 1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो 1 इंटू 0 प्लस इसका मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1, प्लस इसका 3 इंटू मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 1, प्लस 4 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0, अपॉन कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। ये आ गया। यहाँ से आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? ये दोनों तो 0 हैं, ये क्या जाएगा 2 और ये 3, 5 अपॉन 10 मतलब हाफ। कितना आ गया? हाफ आ गया। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है? ये तो हाफ आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, है ना, क्योंकि अपन कोई भी सेंटर ऑफ मास बनाते हैं, मान लो यहाँ पर है, तो क्या आएगा इसका? एक्स कॉमा वाई निकालेंगे ना, तो एक्स हम निकाल चुके हैं, आपको वाई निकालना है। देखो वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? अगर मैं लिखूँ फर्स्ट kg का, यहाँ पर 1 kg का, तो 1 kg का तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 2 इंटू 1 प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 3 इंटू 0, क्योंकि ये y इक्वल्स टू 0 पर रखा है। इसका 4 इंटू 0 अपॉन टोटल मास तो 10 था ही, कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 10। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास आया y कोऑर्डिनेट का वो कितना आया? 3 अपॉन 10 आया, मतलब 0.3 कुछ, ये आया 0.5। तो x COM y COM ये क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब कितने आ गया ये? 0.5, 0.3। तो बात समझ में आती है। यहाँ से कहाँ पर होगा लोकेटेड? मान लो 0.5 मतलब x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर है, 0.3 मतलब ये 0.5 होता तो 0.3 कहीं यहीं होगा, तो यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास आपका निकल कर आएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कहीं आपका सेंटर ऑफ मास निकल कर आने वाला है। तो ऐसे हम x और y को अलग अलग करके निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे किसकी? डिस्क्रीट पार्टिकल्स की, है ना। m1 अलग गिवन है, m2 अलग गिवन है, m3 अलग गिवन है, ऐसे करके गिवन है। अब आपको क्या हुआ है? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसे निकाल कर देखते हैं। देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है? ये एक रॉड आपको गिवन है, मास उसका m है, l उसकी लेंथ है, x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, l तक लेकर जा रही है। ऐसे मैंने रख रखा है इसको, ठीक है। मतलब ऐसे मानो आप, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। कौन सा वाला? ये आपका y एक्सिस है। ऐसे बनाओ बिल्कुल, ये y एक्सिस है, ऐसे कुछ रखी हुई है ना। ये आपको इमेजिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका मुझे क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल पार्टिकल तो नहीं है कि मैं m1 इंटू R1 कर दूँ प्लस m2 इंटू R2 कर दूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्या? x ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? x इंटू, या ऐसे रखो, dm इंटू एक्स अपॉन dm का इंटीग्रेशन। इसको सोचो आप, ये कैसे आया होगा? मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ओरिजिन है मेरा, तो मैंने मान लिया कि इसको मैं तोड़ देता हूँ इन्फिनाइट टुकड़ों में, इन्फिनाइट पार्टिकल्स के अंदर मैंने तोड़ दिया इसको, सबको इक्वल मास दे दिया dm। कितना मास दे दिया? dm। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक dm हुआ होगा, एक यहाँ पर dm हुआ होगा, एक यहाँ पर dm, तो ये सब क्या हो गया? डिस्क्रीट पार्टिकल्स हो गए, जिसका मैं बोलता हूँ अगर ये dm1 है तो इसका डिस्टेंस x1 है, ये dm2 है तो इसका डिस्टेंस x2 है, ये dm3 है तो इसका डिस्टेंस x3 है, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता इसका अपने कन्वेंशनल मेथड से, तो क्या लिखता?
मैं ऐसे लिखता dm1 इंटू x1 प्लस dm2 इंटू x2 प्लस dm3 इंटू x3, ऐसे करके इन्फिनाइट बार लिखता है ना, क्योंकि इन्फिनाइट मैंने टुकड़े कर दिए। बात समझ में आ रही है? मैंने टुकड़े ऐसे करे कि सबका dm इक्वल है, मतलब dm1 इक्वल्स टू dm2 है। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली, मैं सबको इंटीग्रेटिव तो कर रहा हूँ। एडिशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना। क्या होता है? इंटीग्रेट करना। और नीचे भी क्या कर रहा हूँ, dm1 प्लस dm2 प्लस dm3 ऐसे करके इन्फिनाइट बार। तो ये क्या होता है? ये भी तो इंटीग्रेशन ही था। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अब कैसे लगाएंगे इसको देखो, ऐसा कुछ गिवन था आपको, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है ना, x इक्वल्स टू 0 ये आपका, और x इक्वल्स टू l ये है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट है ना, इसकी dx इसकी लेंथ है, और ये dm ये है, ठीक है ना, ये सब पार्टिकल मैंने मान लिया। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, x ऑफ COM इज इक्वल्स टू dm मास इंटू एक्स। भाई ये dm किस पे पड़ा है? x पर पड़ा है, तो dm इंटू एक्स, m इंटू R1 लिखते हैं ना अपन, m इंटू एक्स, तो dm इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही लिखना है। अच्छा, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? x स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से, और कहाँ तक लेके जाना है? x इक्वल्स टू l तक लेके जाना है, तो 0 से लेकर कहाँ तक जाना है? l तक। और dm का तो क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका, टोटल मास, जितना भी उसका मास है, टोटल मास, सारे मासेस को आपने कंसंट्रेट कर दिया तो कितना मास आ जाएगा? यही मास आ जाएगा जो उसका टोटल मास है। बात समझ में आ रही है? टोटल मास आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पर जो आपका dm है ना, इसको कैसे निकालोगे आप? तो आपको इसके लिए गिवन था क्या, जो लैम्डा है वो m/l गिवन है आपको। लैम्डा कितना गिवन है? m/l आपको गिवन है। लैम्डा का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ये आपको कांस्टेंट गिवन है। क्या गिवन है? कांस्टेंट, मतलब हर मास हर यूनिट लेंथ पर एक मास आ रहा है, मतलब कंटिन्यूस है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे इसका निकालना है, किसका निकालना है? डीएम का मास निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा? डीएम का मास निकालना है तो क्या लिखूंगा भाई? लैम्डा तो है ही मास पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा इंटू डी एक्स, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है? इसकी डी एक्स है। तो अगर मैं यहाँ पे डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मेरे पास डीएम की वैल्यू आ जाएगी? मास पर यूनिट लेंथ, मतलब पूरे मास अपॉन पूरा लेंथ कितना है? लैम्डा है। तो dx लेंथ का मुझे अगर मास निकालना हो तो क्या करूँगा? लैम्डा इंटू डी एक्स कर दूंगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास? dm आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? अब देखो यहाँ से, यहाँ पर हमको क्या करना है, ये 0 ऐसे तो हम इंटीग्रेट कर ही रहे थे। dm क्या है? लैम्डा इंटू डी एक्स, एक्स अपॉन dm, ये तो टोटल मास हो जाएगा m, dm का इंटीग्रेशन। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपके पास निकल कर आएगा, लैम्डा तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, अंदर क्या बच जाएगा? 0 से लेकर l x डॉट डी एक्स अपॉन एम। यहाँ से आप नोटिस करोगे तो लैम्डा क्या लिखा था अपन ने? m/l अपॉन एम, अंदर क्या बच गया? 0 से l x डॉट डी एक्स। यहाँ से आप क्या सैल्यू आ जाएगी? m से m कट गया, 1 अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेकर l तक, तो आ जाएगा हाफ इंटू एल स्क्वायर बाय 2। कितना आ जाएगा? हाफ इंटू, हाफ नहीं, ये l है ना, l है ये, तो ये l से एक l कट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा l/2। तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है आपका वो कितना आया? l/2 आया। और जैसे समझ में भी आता है हमको ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि कंटिन्यूस मास है ना। तो आप ऐसा मान सकते हो कि एक आधा मास इधर पड़ा इस वाले में और आधा मास इस वाले में पड़ा, तो सेंटर मास कहाँ आना चाहिए? बीच में ही आना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, कौन सा वाला, एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ऐसे ही वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए वैसे निकाल सकते हैं, dm इंटू एक्स अपॉन dm। और वाई के लिए भी निकालना चाहो तो क्या लिखोगे? dm इंटू वाई अपॉन dm। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक रॉड है, वापस वैसा ही क्वेश्चन प्रीवियस जैसा, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाते हो, एक्स कहाँ से मेजर कर रहे हैं अपन? यहाँ से, है ना। जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाते हो आपका जो लैम्डा है वो इंक्रीज होता है। आर यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है। बात समझ में आई? अच्छा, इसका ही अपने को क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो निकाल लो। एक्स सी ओ एम क्या होता है हमको तो पता ही है ऑलरेडी। क्या करेंगे? डीएम डीएम के टुकड़े कर देंगे, बहुत सारे इन्फिनाइट लिख देंगे हम, एक्स डीएम इंटू एक्स अपॉन डीएम। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, डीएम की वैल्यू भी मुझे पता है। डीएम क्या होता है? लैम्डा इंटू डी एक्स होता है। लैम्डा कितना है? आर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो लिख दो यहाँ पर
कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर L तक इंटीग्रेट करना है। तो dm कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा आपके पास आर एक्स डी एक्स इंटू एक्स अपॉन आर एक्स डी एक्स। बात समझ में आई। 0 से लेकर L तक इंटीग्रेट करना है, यही तो कर रहे हैं अपन। सिंपली अपन ने इक्वेशन लगा दी और कुछ नहीं करा। देख लो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये r और r तो कांस्टेंट है, दोनों बाहर आके कट जाएंगे। बात समझ में आ गई बात। ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से लेकर L dx, यहाँ पर x का इंटीग्रेशन dx 0 से लेकर L तक कितना आ जाएगा, ये एक्स क्यूब बाई 3 0 से लेकर L, ये हो जाएगा 0 से लेकर कैपिटल L, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर L। फिर से ऐसे L लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, L क्यूब बाई 3 अपॉन यह आ जाएगा L स्क्वायर बाई 2। यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2L बाई 3। ये L स्क्वायर से एक L कट जाएगा यहाँ पर, तो 2L बाई 3 आपका आंसर आ गया। तो एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आया आपके पास, एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास वो 2L बाई 3 आया। क्या बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम कंटिन्यूअस मास वाले को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको बस ये वाली इक्वेशन याद रखनी, कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन हमें याद रखनी है। क्या बात समझ में आई। अब देखो, अब हम बात करते हैं हमारे नोन ऑब्जेक्ट्स की, है ना, उनके सेंटर ऑफ मास कैसे निकलते होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेरिवेशंस नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूले याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले सेमी सर्कुलर रिंग की। तो ऐसी रिंग आपके पास यहाँ पर बैठी हुई है, सेमी सर्कुलर रिंग, आधी रिंग, आर रेडियस की है। मान लो मास कितना है, m है। तो जो सेंटर ऑफ मास आता है ना, YCM, वो कितना आता है, 2r बाई पाई की इक्वल आता है। कितना आता है, 2r बाई पाई की इक्वल आता है। XCM कितना आएगा, वो तो 0 ही आएगा ऑब्वियसली। देखने में समझ में आता है, जैसे अगर मान लो यहाँ पर कोई मास है इधर और यहाँ पर कोई मास है, तो इनका दोनों का सेंटर ऑफ मास किधर आएगा। अगर ये दोनों r डिस्टेंस पर ही है, मान लो ये dm मैंने ले लिया और ये भी dm ले लिया, तो इक्वल मास है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो सेंटर ऑफ मास किधर आएगा, एक्स और सी एम तो बीच में ही आएगा। ऐसे ही जो ऊपर मास यहाँ रखा होगा, एक मास यहाँ रखा होगा, उसका भी इधर ही आएगा ऑब्वियसली। तो आपका जो एक्स ऑफ सी एम आ रहा है, एक्स ऑफ सी ओ एम, वो किधर आ रहा है, वो तो हमेशा इसी लाइन पर आएगा। किसी लाइन पर आएगा, इसी लाइन पर आपका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। इसी लाइन पे क्या है, आपका जो एक्स होता है वो 0 होता है। बात समझ में आ रही है। तो एक्स ऑफ सी ओ एम कितना है, वो तो 0 है। तो हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल फिगर है ना ये। कैसी फिगर है, सिमेट्रिकल, मतलब बीच में अगर आपने लाइन बनाई तो इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन क्या है, दोनों इक्वल है। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपके पास ऐसी रखी होती है रिंग, कैसी, यूं, सेम रिंग को मैंने ऐसे उल्टा रख दिया। अब ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, तो फिर क्या हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पर कितना है, ये 2r बाई पाई है। तो आप बोलते हैं एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, 2r बाई पाई है, क्योंकि एक्स के डिस्टेंस में चेंज हो रहा है। बट वाई एक्सिस के तौर पे अपन देखें तो इधर वाला पोर्शन इधर वाला पोर्शन क्या है, दोनों सेम है। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला यहाँ पर इन दोनों का मास निकालोगे, इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। इन दोनों का निकालोगे तो वो भी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस लाइन पर ही आने वाला सेंटर ऑफ मास, और इस लाइन पर सेंटर ऑफ मास मतलब यहाँ पर वाई क्या है, 0 है। इस पॉइंट पर निकालो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हमेशा वाई क्या होता है आपका, 0 होता है। तो इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं। तो सिमेट्रिकल फिगर्स के अंदर क्या होता है, आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो लाइन ज्वाइनिंग में काम करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर से, मैं सेंटर से बोल रहा हूँ, कितना ऊपर डिस्टेंस पर है, 2r बाई पाई। कहाँ से डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द रिंग से, ऊपर की तरफ इतना डिस्टेंस है। ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि ऊपर से, मान लो यहाँ से डिस्टेंस नीचे कितना है, सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर से ऊपर कितना है, 2r बाई पाई है। बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर आपके पास डिस्क हो, क्या हो, डिस्क, तो सेंटर से ऊपर की तरफ कितना है, 4r बाई 3 पाई पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है। ठीक है, तो ये डिस्क के बारे में बात हो गई। यहाँ से हम बात कर सकते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर की। ये सॉलिड है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो सेंटर से आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर 3r बाई 8 पर लाई करता है। अगर पूरा का पूरा हेमिस्फीयर होता तो, पूरा का पूरा स्फीयर होता तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल बीच में है ऑब्वियसली, बिल्कुल बीच में, सिमेट्री से बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे ही होगा और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा। बट अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है, आधा है, तो क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ मास जो है बीच, सेंटर में से ऊपर लाई करता है थोड़ा सा डिस्टेंस, कितना, 3r बाई 8। क्या बात समझ में आती है। होलो हेमिस्फीयर के लिए ये वैल्यू r बाई 2 हो जाती है। यहाँ से लेकर ये YCM कितना होगा, ऊपर r बाई 2 पर होगा।
तो सेंटर से अपन नाप रहे हैं हमेशा ना, आप ऐसे याद रखो हमेशा नीचे से अपन ऊपर जा रहे हैं। सॉलिड कोन के लिए ये हाइट h है सॉलिड कोन की, तो कितना डिस्टेंस होगा h/4 पे, ये सॉलिड है, सॉलिड के लिए h/4 होती है, तो यहाँ पर कहीं आपका सेंटर ऑफ मास आ रहा होगा h/4 पर। बात समझ में आ रही है। हॉलो कोन के लिए h/3 हो जाती है वैल्यू, है ना, ये हॉलो कोन है मतलब अंदर से खाली है, तो बिल्कुल सेंटर से ऊपर की तरफ, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेट के लिए समझ में भी आता है, ट्रायंगुलर प्लेट जो होता है वो सेंट्रॉइड पे आपका आएगा, भाई सेंटर मास की बात कर रहे हैं अपन, तो सेंट्रॉइड समझ में आता है उससे, तो ये सेंट्रॉइड होता है यहाँ पर। कितने पे होता है सेंट्रॉइड, आपको याद होना चाहिए h/3 पे होता है, ठीक है। अगर उसकी हाइट h है तो सेंट्रॉइड हमेशा किस पे होता है h/3 पे, तो सेंटर ऑफ मास भी किधर होगा उसके सेंट्रॉइड पर होगा, तो h/3। यहाँ से बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा नीचे वाले पॉइंट से, ठीक है, ऊपर जाते हैं वहाँ से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्या बात समझ में आई। अच्छा अब देखो यहाँ पर आपको एक अजीब सी फिगर गिवन है ना, एक सॉलिड कोन आपने रख रखा है, ये सॉलिड कोन है ऊपर, ठीक है, इस कोन है ऊपर, और नीचे आपने उसके एक हॉलो हेमिस्फेयर चिपका रखा है, ठीक है। अच्छा हमने तो इन दोनों के अलग अलग सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, पर आपके पास बॉडी ऐसी आ गई, अब आपको बोला जा रहा है सेंटर ऑफ मास निकालो। क्या निकालो, सेंटर ऑफ मास। तो इस केस में क्या करते हैं अपन, भाई अपने को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का तो पता ही है, कितना पता है, देखो मुझे सॉलिड कोन का पता है, अगर सॉलिड कोन है तो कितना डिस्टेंस ऊपर होता है h/4, कितना डिस्टेंस ऊपर होता है h/4। h क्या है यहाँ पर 2r गिवन है, इसकी रेडियस r है, तो r की टर्म्स में आपको हाइट गिवन है कितनी है 2r, तो 2r/4 इसका मतलब है r/2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है r/2 है, इतना ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास हुआ किसका, सॉलिड कोन का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आपको जो हॉलोस्फेयर है, हॉलो हेमिस्फेयर है, इसका भी मुझे पता रहता है कि यहाँ से कितना नीचे होगा ये, भाई अपन हमेशा बेस से स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर कहीं होगा इस हॉलो हेमिस्फेयर के लिए, कितना होता है वो r/2 होता है, कितना होता है r/2, तो देख लो यहाँ से ये कितना होगा r/2 पे होगा। क्या बात समझ में आ रही, r/2 पर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी आपका r/2 हो गया, ठीक है। अच्छा क्या बात समझ में आ रही है, सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन में लाई करेगा, है ना, क्योंकि दोनों मास क्या है एक सेम लाइन में जब लाई करते हैं, दो पार्टिकल सिस्टम के अंदर हमेशा लाइन जॉइनिंग द मासेस के बीच में ही सेंटर ऑफ मास लाई करता है, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन आया वो ऐसा हो गया, एक मास ऐसा है और एक मास ऐसा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये r/2 और ये r/2, मतलब ये r ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये मास कितना है, ऊपर आपको दिया है m और नीचे वाला आपको गिवन है 2m, इतना ही गिवन है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ मास की r1 पर है, ठीक है। मैं क्या लेता हूँ सेंटर ऑफ मास से r, और या ओरिजिन भी मान लेते हैं ना अपन सीधा, अपन ऐसा मानते हैं कि ओरिजिन भी मान लो, सबसे बेस्ट तो वही है, ओरिजिन ऐसे मानो, यहाँ ओरिजिन दिया हुआ ना आपको, ये x दिया हुआ है, ये y गिवन है, ठीक है, तो ये ओरिजिन है, हमको पता है ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी है r/2 पर है और नीचे वाली डिस्टेंस r/2 पे, तो यहाँ से सीधा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल लेते हैं। r ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन पे लाई करेगा, तो मैं y निकालता हूँ सीधा, y ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू कितना m1 मतलब m इंटू y1, y1 कितना है r/2 प्लस m2 मतलब 2m इंटू y कितना है माइनस r/2, कितना है माइनस r/2, क्योंकि नीचे बात कर रहे हैं, अगर ऊपर अपन पॉजिटिव y मान रहे हैं तो नीचे अपन नेगेटिव y मानेंगे, तो माइनस r/2 अपॉन m प्लस 2m मतलब 3m। क्या बात समझ में आई, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास mr/2 प्लस या माइनस, माइनस ऊपर आ गया, 2 इंटू 2 ये कैंसिल हो गया, m इंटू r अपॉन 3m, ये m से ये m कट जाएंगे सब कुछ, आपके पास वैल्यू आएगी r/2 माइनस r मतलब माइनस r/2 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा माइनस r/6। तो कहाँ आ रहा है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर आएगा, इधर इस पॉइंट पर, किधर इस हेमिस्फेयर से थोड़ा नीचे, मतलब r/6 नीचे, कितना नीचे आएगा r/6। क्या बात समझ में आ रही, तो ऐसे हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड बॉडी का भी। कैसे निकाला, कोन को और हेमिस्फेयर को अलग अलग ट्रीट करके। क्या बात समझ में आई। अच्छा अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कब लगता है ये लगता है जब आपका एफ एक्सटर्नल जीरो हो। क्या हो, एफ एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस जब भी जीरो होती है तब आप हमेशा अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे कोलिजन्स की बात कर लेते हैं, कोलिजन से पढ़ना है अपने को, जैसे कोलिजन दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं, मान लो ये u1 से चल रहा है
और ये U2 से चल रहा है। अगर ये कोलाइड करते हैं तो आपको 100% पता है U1 बड़ा होना चाहिए U2 से, जब भी तो कोलाइड करेगा। अगर U2 बड़ा हुआ तो इसके पास ये आ ही नहीं पाएगा ना, स्पीड कम होगी तो ऑब्वियसली U1 बड़ा होना चाहिए U2 से, ये तो सबको पता है। जब ये कोलाइड करेंगे तो देखो होगा क्या, मान लो कोलाइड कर गए ऐसे, ये कोलाइड कर गए यूँ, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये इस पर फोर्स लगाए कुछ नॉर्मल और ये इस पर फोर्स लगाए कुछ नॉर्मल। क्या दोनों नॉर्मल फोर्स इक्वल होगी? हाँ बिल्कुल इक्वल होगी, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। क्या बात समझ में आई? तो क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस तो नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल हो जाएंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस कहाँ है यहाँ पर? एफ एक्सटर्नल क्या है? जीरो है। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो कोलिजन वाले केस के अंदर मैं आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूँ। क्या बात समझ में आ रही है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूँ। तो कोलिजन का ये मतलब है, कोलिजन जब होता है जब नॉर्मल फोर्स तो एक्ट करती है, धक्का मुक्की वहाँ पर होती है, बट वो इंटरनल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। और ये जो चीज़ है ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इतनी आसान बना देती है चीज़ों को कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपको करना क्या, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम की क्या डेफिनेशन होती है, m इंटू वी, यही तो होती है। तो आपको क्या करना है, पहले का मोमेंटम और बार का मोमेंटम, तो कितनी ईजी सी तो इसका फॉर्मूला है। इनिशियल आपको मोमेंटम निकालना है, फाइनल आपको मोमेंटम निकालना है, दोनों को क्या कर देना है, इक्वल करना है। कोई हैवी फॉर्मूला भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा हम इनको कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं इसकी बात करता हूँ। यहाँ पर क्या गिवन है आपको, प्लैंक वाले फॉर्मूलेस आ गए हैं ना, ये प्लैंक वाले क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक सरफेस है, म्यू इक्वल्स टू 0 के बने, मतलब कोई फ्रिक्शन वहाँ पर नहीं है। इनिशियली एट रेस्ट है ना, सब कुछ पहले रेस्ट पर पड़ा हुआ है। ये m मास का प्लैंक है, क्या है ये, प्लैंक है ना, या कोई भी आप डब्बा मान लो जिसपे ये आर या आपका मैन खड़ा हुआ है। देन मैन, ये मैन भी अभी रेस्ट पर है, इनिशियली पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सब कुछ रेस्ट पर है। देन मैन स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। आपको बोला जा रहा है कि ये किससे चलने लगता है, v से चलने लगता है। ये किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है। किसके रिस्पेक्ट में, प्लैंक के रिस्पेक्ट में। आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, मतलब ये जब v से चलने लगा तो आपका जो प्लैंक है वो किससे चलने लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं मान लेता हूँ, आप तो ऐसे मानो कि ये वेलोसिटी चलो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, मैं तो मान लेता हूँ w है ये, या मान लेते हैं v नॉट है। क्या है, v नॉट, ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मैंने खुद से मान लिया। मुझे तो क्या दी थी, ये v दी थी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, यही मुझे दी थी। अच्छा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मान लो आपका जो ये वाला ऑब्जेक्ट है जो प्लैंक है वो पीछे चलता है v2 से। किससे चलता है, v2 से पीछे चलता है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। रिलेटिव मोशन की सिंपल सी डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक आपको गिवन थी कितनी, v, तो v पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव मान लिया। वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है, मैंने मान ली थी v नॉट, कितनी मानी थी, v नॉट, तो v नॉट माइनस vp, vp कितना है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक कितनी मान ली मैंने, v2 मान ली, पीछे वाली डायरेक्शन में। डायरेक्शन आप कैसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सामने मानोगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने पीछे मान लिया v2 है, तो पीछे अगर है तो माइनस v2, यहाँ से आपके पास वैल्यू होगी v इक्वल्स टू v नॉट प्लस v2। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल अपन रिलेटिव मोशन लगा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपके पास v आ गई, यहाँ से आप बोल सकते हो v नॉट जो है वो कितना है, v माइनस v2 है। क्या बात समझ में आई, v माइनस v2 है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये चलने नहीं लगा था, दो इक्वेशंस हो गई मेरे पास, बिफोर और आफ्टर, है ना। जब ये बिफोर मतलब जब ये चल नहीं रहा था, आफ्टर मतलब ये जब चलने लगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सब तो मैन की वेलोसिटी भी क्या थी, 0 थी, प्लैंक की वेलोसिटी भी क्या थी, 0 थी। मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैन की वेलोसिटी कितनी हो गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v नॉट थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आई थी मेरे पास, v माइनस v2। मैं बोल रहा हूँ v माइनस v2 जो कि v नॉट की इक्वल है। ठीक है, और प्लैंक की कितनी मानी थी मैंने, v2 मानी थी, है ना, v2 मानी थी। तो अब ये कंडीशंस हैं। ठीक है, और माइनस v2 मानो बल्कि ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में। अब क्या करना है, यहाँ का मोमेंटम और यहाँ का मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ भी काम नहीं करी है। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, बट क्योंकि जितना नॉर्मल ये मैन इस पर लगाएगा वो इतना ही नॉर्मल प्लैंक मैन पर लगाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो एफ एक्सटर्नल यहाँ पर नहीं है। अगर एफ एक्सटर्नल नहीं है, क्या नहीं है, एफ एक्सटर्नल अगर नहीं है तो हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, सब कुछ रेस्ट पर था, तो इनिशियल मोमेंटम 0,
क्या बात समझ आई? m इंटू वी, वी इसका भी जीरो है, मैन का, प्लैंक का भी जीरो है, तो जीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आपका फाइनल चलने लगा तो आपको गिवन है इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, तो मैंने मास, पहले m की बात करता हूँ, मैन की, तो मैं लिखता हूँ m स्मॉल m मतलब मास, मैन की बात कर रहा हूँ, मैन इंटू कितनी वेलोसिटी है, v माइनस वी टू है। क्या बात समझ में आई? v माइनस वी टू प्लस फिर प्लैंक की वेलोसिटी, प्लैंक का मोमेंटम, कितना मास गिवन था, m कैपिटल M, कितनी वेलोसिटी है, माइनस वी टू, माइनस वी टू। क्या बात समझ में आई? यहाँ से आप देख लो, जीरो इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस m इंटू वी टू माइनस कैपिटल M इंटू वी टू। यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी m इंटू वी माइनस m, कितना आ जाएगा ये, माइनस m प्लस m मैंने कॉमन ले लिया, ये वी टू। यहाँ से आपके पास वी टू की वैल्यू आ गई कितनी, ये m इधर चल जाएगा, नेगेटिव में नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा m v अपॉन m प्लस m। क्या v2 अपने को निकालना था? हाँ, वो क्या पूछ रहा था आपसे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपने क्या लिया, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिया है आपने, v2 तो लिया था, तो v2 आपने निकाल दिया। ऐसे आगे तो सिंपल आपने रिलेटिव मोशन निकाला है और कुछ नहीं करा है। क्या निकाला है, रिलेटिव आपका मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन प्लस मोमेंटम कंजर्वेशन से अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अगर आपने वेलोसिटी को उल्टा सीधा माना होता, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लैंक इधर ही जाए, उल्टा ही जाए, वैसे तो हमको पता चलता है, अपने को फील आती है, बट अगर बाई चांस यहाँ पर फ्रिक्शन विक्शन आ जाता है तो फिर ज़रूरी नहीं होता है, फिर आपका कहीं भी चल सकता है वो। तो आप कोई भी डायरेक्शन मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप v2 को इधर मान लेते ना, बाई चांस मान लो आप v2 को इधर मान लेते, तो आपका इक्वेशन क्या आता, माइनस एम वी अपॉन एम प्लस एम आता। तो उससे क्या पता चलता आपको कि आपने जो डायरेक्शन मानी थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है जो भी आपका आंसर है। क्या बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन गिवन है। क्या है, यहाँ पर एक सरफेस पर ये कार रखी है जिसका मास m है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका फ्रिक्शन जो है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, ऊपर एक m मास का मैन खड़ा है, इनिशियली एट रेस्ट, देन मैन जंप्स विद u विद रिस्पेक्ट टू कार, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार। क्या ये वैसा ही क्वेश्चन है, प्लैंक के जैसा ही? भाई क्या है, आप ऐसे मान लो ये प्लैंक रखा है ऐसा, है ना, और आपको बोल रहा है वो जंप कर गया u से, किससे कर गया, जंप, u से जंप कर गया, तो वहां पर विद रिस्पेक्ट टू कार गिवन है, यहाँ पर वहां पर विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या गिवन था, प्लैंक गिवन था, यही तो गिवन था, तो डिफरेंस क्या है, वही क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आ रही? फिर भी कुछ बच्चे इसमें डाउट फेस करते हैं, वही सब चीज़ें। आपको इनिशियली एट रेस्ट गिवन है, मैन जंप करता है u से, वहां पर v से वो चल रहा था, यहाँ पर जंप कर रहा है, दोनों एक ही चीज़ है। वहां पर भी विद रिस्पेक्ट टू आपको प्लैंक दिया था, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू कार गिवन है, तो वही निकालनी, फिर वेलोसिटी ऑफ कार निकालनी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या यही आंसर आ जाएगा, ऐसा ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन डिफरेंट ऐसा हो सकता है। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो कार है आपकी वो क्या है, वो चल रही है शुरू में, इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी v1। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो अगर कार चल रही है तो साथ साथ मैन भी चल रहा है वेलोसिटी v1 से, ऑब्वियसली उसके ऊपर खड़ा हुआ है वो। ठीक है, अच्छा, फिर बोला जा रहा है देन मैन जंप्स विद u विद रिस्पेक्ट टू कार। अब यहाँ पर केस डिफरेंट है क्योंकि दोनों चल रहे थे इनिशियली। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार होगी जंप करने के बाद वो कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, रिलेटिव मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अच्छा मैं मान लेता हूँ मेरे को क्या गिवन है, मैन जंप्स विद u विद रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, u आपको गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका मैं मान लेता हूँ कि जब हो जाता है ये सब कुछ जंप वम कर जाता है, तो मैं मान लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी वेलोसिटी v नॉट है। कितनी है, v नॉट, किसकी, मैन की, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैंने मान ली, d किस में थी, विद रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये इसकी जो बाद में वेलोसिटी हो जाएगी वो v2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, v2, किसकी, कार की। ठीक है, मैंने ऐसे मान लिया। अच्छा, मुझे गिवन है u, क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार मुझे गिवन है कितनी, म्यू गिवन है, u गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, यही लिखूंगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू कार मुझे गिवन है u, तो u इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी मानी मैंने, v नॉट मानी, तो v नॉट यहाँ से आ गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार कितनी मानी है, v2, मैंने इसी डायरेक्शन में मान ली तो पॉजिटिव में आएगी v2। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ से देखो आपका जो v नॉट की वैल्यू आई कितनी आई, u प्लस v2, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही है। और ये क्या है, v2, ये वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब मुझे क्या लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है।
तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं बिफोर की बात करता हूँ जब ये जंप नहीं कर रहा था और आफ्टर की बात करता हूँ तो क्या होगा, दो चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका मैन जो है और एक आपकी कार है, यहाँ पर भी मैन है और यहाँ पर की कार है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या थी इनिशियली वेलोसिटी v1 थी, क्योंकि दोनों v1 से जा रहे थे, कार मूव कर रही थी, तो ये भी v1 से जा रहा होगा आपका और कार भी v1 से जा रही होगी। जहाँ पर जो मैन है आफ्टर जो वेलोसिटी होगी v0 आई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो u प्लस v2 कितनी आई, u प्लस v2 आई, और कार की कितनी मानी थी अपन ने, v2 मानी थी, तो v2 लिखोगे। पॉजिटिव में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्शन कैसे मानी, इस डायरेक्शन में मानी है, ठीक है ना। अच्छा, इतना आगे। अब क्या निकालना है मुझे, मोमेंटम कंजर्वेशन निकालना है। तो क्या लिख सकता हूँ, m इंटू वी वन प्लस कैपिटल M इंटू वी वन इज इक्वल्स टू मास मैन का इंटू u प्लस v2, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, प्लस मास ऑफ कैपिटल कार का इंटू v2। मुझे क्या निकालना है, v2 तो निकालना है, कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ कार निकालनी है। देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या, m(v1), मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ m, यहाँ पे आप कॉमन ले लो, m प्लस कैपिटल M इंटू v1, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी m इंटू यू प्लस m इंटू v2 प्लस m कैपिटल M इंटू v2। यहाँ से आप लिख सकते हो m प्लस m इंटू v1 इज इक्वल्स टू m इंटू यू प्लस m प्लस कैपिटल M इंटू v2। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, मुझे v2 निकालना है ना, तो इसको इधर भेज दो, यहाँ से आ जाएगा m प्लस m इंटू v1 माइनस m इंटू यू अपॉन m प्लस m, नीचे चला जाएगा। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी v2। क्या बात समझ में आ रही है, कितनी आ गई, वेलोसिटी v2 आ गई। इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा v1 माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू यू इज इक्वल्स टू v2। सेम इक्वेशंस है। क्या बात समझ में आ रही है। तो जब कार चल रही होगी तब आपके पास ये आंसर आएगा, किसका, वेलोसिटी ऑफ कार का। क्या बात समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है आपके पास, क्या बोला जा रहा है कि एक 1 kg का ब्लॉक है जिससे स्प्रिंग अटैच्ड है ना, 50 इसका के आपको गिवन है, ये रेस्ट पर है ऑलरेडी, ठीक है, म्यू आपका 0 है, फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है जो 2 मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इसकी तरफ इससे हिट करेगा और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। ऑब्वियसली आपको निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, क्या निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो सोच के देखो, जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, जो दोनों मासेस हैं, वो सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे v से, है ना। जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया मतलब उससे ज़्यादा वेलोसिटी जो है वो आपकी जो स्प्रिंग है कंप्रेस नहीं हो सकती, मतलब जितने भी पॉइंट्स है वो सब किससे चल रहे होंगे, एक ही वेलोसिटी से चल रहे होंगे। तो हमको फाइनल कंडीशन पता चल गई कि लास्ट में क्या हो रहा होगा, हमेशा दोनों के दोनों साथ में चल रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब यहाँ से देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन कर देता हूँ, इनिशियली और फाइनली। इनिशियली कितना है भाई, ये तो रेस्ट पर है, ये चल रहा है बस, है ना, ये चल रहा है, तो क्या ले सकता हूँ 1 इंटू 2, ये तो आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया, इस इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। तो मान लो फाइनली कैसे चल रहे हैं, दोनों के दोनों साथ में चल रहे होंगे, तो मान लो v वेलोसिटी से चल रहे होंगे, तो मैं ले सकता हूँ m1 इंटू वी प्लस 1 इंटू वी। क्या बात समझ में आई, ये हो जाएगा आपके पास आंसर जाएगी 2 इज इक्वल्स टू वी 2v, तो ये आपके पास आंसर जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा होगा जब 1 मीटर पर सेकेंड से दोनों साथ में चल रहे होंगे। पर ये तो वेलोसिटी निकली, मुझे वेलोसिटी निकालनी थी क्या, नहीं, मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन। सोच के देखो, अगर अभी एनर्जी इतनी है तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा भाई एनर्जी तो कंजर्व्ड रहेगी, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। तो मैं बोल सकता हूँ ये काइनेटिक एनर्जी, आपका जो टोटल एनर्जी है यू आई प्लस के आई किसकी इक्वल होना चाहिए, यू एफ प्लस के एफ होना चाहिए। यू आई कितना है भाई, आपकी स्प्रिंग से निकलेगी पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो अभी नेचुरल लेंथ पर है अपनी, तो वो तो 0 है, 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, 1 kg वाले के पास, तो हाफ इंटू 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू एफ। यू एफ कितना है, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्स, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग के पास भी आ जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग क्या हो गई है फाइनल कंडीशन में, आपकी कंप्रेस हो चुकी है, क्या हो चुकी है, कंप्रेस हो चुकी है। कितनी होती है वो, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही तो लिखते हैं। तो एक्स नॉट बोल देता हूँ मैं मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए, तो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, हाफ के एक्स नॉट का होल स्क्वायर। एक्स नॉट क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी आपकी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो इसकी भी होगी इसकी भी होगी, दोनों ब्लॉक्स चल रहे हैं साथ में, किस वेलोसिटी से,
v वेलोसिटी से चल रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड से, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इसकी हाफ इंटू 1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू इस वाले ब्लॉक के लिए हाफ इंटू 1 का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हो ये हाफ से सारे हाफ उड़ा दो यहाँ से, आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, ये 2 आ जाएगा, के की वैल्यू 50 आपको गिवन थी, ये आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25, एक्स नॉट कितना आ गया 1/5। क्या बात समझ में आई? 1/5 मीटर इसका क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या करा है अपन ने, एक तो एनर्जी को कंजर्व कर दिया और आपकी क्या कर दिया, आपके मोमेंटम को कंजर्व कर दिया। ठीक है, बस आपको कंडीशन ये पता होनी चाहिए, को आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा होगा तब ये दोनों साथ में चल रहे होंगे। क्या बात समझ में आई? तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या गिवन है आपको, वापिस वही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इनिशियली कंप्रेस्ड बोला हुआ है कि ये एक्स डिस्टेंस से, मान लो एक्स डिस्टेंस से ये कंप्रेस्ड है, क्या है, एक्स डिस्टेंस से कंप्रेस्ड है। तो आपको ये पता लगाना है व्हेन रिलीज्ड, जब इसको छोड़ देंगे देन स्प्रिंग एक्वायर्स नेचुरल लेंथ, फाइनल वो नेचुरल फ्री हो जाती है, फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स, जब ये फ्री हो जाएगी। तो क्या लगाना है मुझे, इनिशियल मोमेंटम को और फाइनल मोमेंटम को कंजर्व करना है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियली कंप्रेस्ड है, मतलब इनको दोनों को मैंने बाइंड करके रख रखा है। तो क्या वेलोसिटी जीरो है, ऑब्वियसली वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो इज इक्वल्स टू मोमेंटम दोनों का जीरो हो गया ना, इसकी वेलोसिटी भी जीरो, इसकी वेलोसिटी भी जीरो, तो m इंटू जीरो प्लस m इंटू जीरो, दोनों जीरो हो गए। लास्ट में मान लेते हैं दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो v1 से चल रहा होगा, ये वाला मान लेता हूँ ये v1 से चल रहा होगा, ये v2 से चल रहा होगा। जब अपनी जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में आ जाती है, फाइनल कंडीशन की बात कर रहे हैं, है ना, स्प्रिंग एक्वायर्स नेचुरल लेंथ, तब ये वाला वेलोसिटी v1 होगी, इसकी v2 होगी। ठीक है, अच्छा तो मान लेते हैं m इंटू वी वन कितना लिखेंगे, माइनस v1 लिखेंगे क्योंकि मैंने उसको उल्टी डायरेक्शन में मानी है। आप v1 को उस डायरेक्शन में मान लो तो प्लस v1 लिखना, आपका आंसर अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी मान सकते हैं, मैंने v1 मान ली क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये लिख दिया, प्लस फाइनल मोमेंटम इस वाले का, तो m कैपिटल M इंटू वी2। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई v1 इज इक्वल्स टू कैपिटल M v2। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई v1 इज इक्वल्स टू m/m इंटू v2। एक कंडीशन अपने पास ये आ गई, बात समझ में आई? अच्छा, बट अब इससे निकालें कैसे, मुझे तो स्पीड ऑफ ब्लॉक्स निकालनी है, तो मैंने स्पीड ऑफ ब्लॉक्स के बीच में रिलेशन निकाल दिया। कैसे निकालेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से। मैं बोल सकता हूँ आपकी जो यू आई प्लस के आई जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व हो गई, इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस के फाइनल, यही होगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आपको बोला गया है इनिशियली कंप्रेस्ड दी एक्स से, तो हम बोल सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो जीरो है क्योंकि दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पर थे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि स्प्रिंग आपकी नेचुरल लेंथ पर आ गई, मतलब कोई कंप्रेशन या कोई आपके पास स्ट्रेचिंग नहीं है वहाँ पर, तो जीरो होगी, तो ये तो जीरो हो गया। प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है भाई, एक v1 से चल रहा है कि v2 से चल रहा है, तो हाफ m v1 स्क्वायर, क्या लिखेंगे, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ये कैपिटल M होगा यहाँ पर, है ना, बड़ा वाला ब्लॉक किससे चल रहा है, v2 स्क्वायर से चल रहा है। तो आपके पास यहाँ से आंसर आ गया, ये हाफ से हाफ, ये हाफ सब उड़ गए, ये आ गया के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू m v1 स्क्वायर प्लस कैपिटल M v2 स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये वाली आ गई। क्या बात समझ में आ रही है, ये इक्वेशन आ गई। तो अब क्या है यहाँ पर, दो वेरिएबल्स आपके पास v1 v2 और दो इक्वेशन, एक इक्वेशन ये वाली, एक इक्वेशन ये वाली। आपको x आपको ऑलरेडी गिवन है, इनिशियली कंप्रेस कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में पता होगा, कि ये भी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दो इक्वेशंस दो वेरिएबल, क्वेश्चन सॉल्व। तो अभी आप इक्वेशन बनाओगे ना, इसमें निकालोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आएगा, बट अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन हो कि m की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू क्या है ना, k की वैल्यू, x की वैल्यू गिवन हो, तो सब रख के सिंप्लीफाइड इक्वेशंस बन जाएगी, उसका आंसर आप निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व करना है और किसको कंजर्व करना है, आपकी इनिशियल आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आपके पास गिवन है क्या, फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हिच व्हेन ब्लॉक कम्स डाउन। यहाँ पर क्या गिवन है, ये u इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, तो ये यहाँ पर जब आएगा, जब नीचे यहाँ से ये स्लाइड होना नीचे स्टार्ट करेगा, तो ये अब यहाँ पर आ जाएगा कहीं, है ना। तो ये कितना डिस्टेंस आगे चल गया होगा ये आपको निकालना है। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कैसा मान लेते हैं कि जब नीचे आया मतलब ये यहाँ तक चल चुका होगा ऐसे, और इस टाइम पर ये ब्लॉक नीचे आ गया, ये वाला ब्लॉक यहाँ पर नीचे आ चुका है, तो ये वेज कुछ इतना डिस्टेंस चला, मान लो x, यही आपको निकालना है कितना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या दिक्कत है इसमें, ये भी निकाल सकते हैं।
बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं, एक्स ऑफ सेंटर मास, इनिशियल कंडीशन की बात करता हूं, किसकी? इनिशियल कंडीशन की, है ना। एक नया कंसेप्ट बता रहा हूं यहाँ से, इनिशियल कंडीशन की। क्या होगा, मान लेता हूँ 4 kg का है और ये 20 kg का आपको लेंथ L गिवन है, ठीक है। इस ब्लॉक का मुझे सेंटर ऑफ मास नहीं पता है, इसका, इस वाले वेज का, कोई बात नहीं। अब मान लो उसका सेंटर ऑफ मास एक्स बी पर है, ब्लॉक का मान लेता हूँ, एक्स डब्ल्यू मान लो, चलो मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू एक्स डब्ल्यू, क्या लिखूँगा, 20 इंटू एक्स डब्ल्यू प्लस इसका 4 इंटू 4 एम इंटू एल, भाई यहाँ पर रखा है ना, ये एल पर रखा है, ठीक है, अपॉन 20 प्लस 4, ये क्या आएगा आपका? एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा इनिशियली कंडीशन में। और जब ये यहाँ पर आ जाएगा, जब ये ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं एक्स ऑफ सेंटर मास निकालता हूँ फाइनल, कितना आएगा? 20 इंटू कितनी हो जाएगी टोटल लेंथ ये, अब यहाँ चला गया, मान लो आपका एक्स डब्ल्यू था तो कितने से शिफ्ट हो गया? एक्स से शिफ्ट हो गया, तो मैं बोल देता हूँ एक्स प्लस एक्स ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा ये, प्लस 4 इंटू 4 कितना है, ये अब यहाँ पर आ गया इधर, तो डिस्टेंस कितना है? 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स अपॉन 20 प्लस 4। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है तो आपका क्या मोमेंटम कंजर्व होगा? ऑब्वियसली कंजर्व होगा। जब मोमेंटम कंजर्व रहता है ना, तो आपका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता है। तो इसका मतलब है एक्स सी एम इनिशियल और एक्स सी ओ एम फाइनल क्या है? दोनों इक्वल है। क्या है? दोनों इक्वल। तो यहाँ से इक्वलिटी कर दो, क्या आ जाएगा? 20 इंटू एक्स ऑफ डब्ल्यू प्लस 4 इंटू एल अपॉन 24 इसी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 20 इंटू एक्स प्लस 20 एक्स ऑफ डब्ल्यू प्लस 4 इंटू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा? 24। ये 24 से 24 कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? 20 इंटू एक्स डब्ल्यू और यहाँ पे 20 इंटू एक्स डब्ल्यू भी कट जाएगा। आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 4L इज इक्वल्स टू 20x प्लस 4x, 24x। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की डिस्टेंस 4L/24, कितनी आ जाएगी? 4L मतलब L/6। तो L/6 ये जो प्लैंक है आगे चल चुका होगा जब तक ये नीचे आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इम्पल्स की। किसकी बात करते हैं? इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल के अंदर मोमेंटम को चेंज करते हैं तो क्या निकलता है? इम्पल्स निकलता है। क्या निकलता है? तो आपको सिंपली लिखना है कि अगर dt टाइम के अंदर कुछ फोर्स चेंज हो रहा है एकदम, है ना, dt टाइम के अंदर कुछ एकदम से मोमेंटम चेंज हो जाता है तो इम्पल्स वहाँ पर क्रिएट होता है। तो हम क्या लिखते हैं? mv, ऐसे लिखो, क्या? p फाइनल माइनस p इनिशियल, ये क्या होता है? आपका इम्पल्स होता है। ठीक है, ये dt टाइम के अंदर चेंज हो रहा है ना, बहुत ही छोटे से टाइम के अंदर आपका जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया। तो जितना मोमेंटम चेंज हुआ वो क्या है? आपका इम्पल्स है। बात समझ में आ रही है? आपका जो मोमेंटम होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? m इंटू वी होती। तो इस एग्जांपल से समझो, यहाँ पर क्या गिवन है आपको? अ मैन फायर्स 50 ग्राम बुलेट फ्रॉम अ गन ईच एट स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। ही फायर्स 20 बुलेट्स इन 4 सेकेंड्स, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन। तो ऑब्वियसली आप जैसे आप चलाते हो कोई गन को, है ना, चला रही, वैसे नहीं चलाई होगी आपने, बट फिर भी आप चलाते हो उसको, तो आपको एक पीछे एकदम से धक्का लगता है। वो धक्का क्यों लग रहा है? वो इम्पल्स है, क्योंकि छोटे से टाइम के अंदर बुलेट एकदम से निकल जाती है बाहर, तो फोर्स धक्का पीछे लगता है एकदम, उस धक्के को लगाना है आपको। अगर वो आपको जो बुलेट है, जो आपकी गन है, वो पीछे धक्का लगा रही है तो आपका हाथ पीछे जाना चाहिए ऑब्वियसली, बट आपको इतनी ताकत लगानी पड़ेगी ताकि आपकी जो गन है वो वहीं की वहीं रहेगी। तो अगर पीछे आपको गन आपकी पीछे कुछ फोर्स लगा रही है F0, तो आपको भी आगे से फोर्स लगानी पड़ेगी F0 ताकि बैलेंस रहे और गन जहाँ है वो वहीं रहे, वरना आपके मुंह पे आगे लग जाएगी गन, है ना, क्योंकि F0 से वो पीछे आ रही है। तो आपको आगे बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कितना फोर्स लगाना है वही हमको निकालना है। तो हमको पता है ये जो फोर्स है ये क्या है? ये इम्पल्स है। तो इम्पल्स निकाल लेता हूँ मैं। क्या निकालूंगा? इम्पल्स। देखो, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ इम्पल्स की डेफिनेशन, तो क्या होती है? p फाइनल माइनस p इनिशियल। p इनिशियल तो जीरो है, p इनिशियल क्या है? वो तो जीरो है क्योंकि शुरू में तो कुछ था ही नहीं। p फाइनल देख लेता हूँ मैं, mv यही होती है। मास कितना है? 50 ग्राम। कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम मतलब अपॉन 1000 कर दिया, इंटू वेलोसिटी कितनी है? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर पर सेकेंड से इससे चल रही है। ये आपका क्या है? आपका फाइनल मोमेंटम है। ठीक है, और कितनी बार हुआ ये? आपका 20 बुलेट आपने फायर करी। कितनी बुलेट? 20। तो 20 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। बात समझ में आई? तो यहाँ से आप निकाल लो, ये 1000 से 1000 कट जाएगा, ये आपका 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 250 न्यूटन। तो आपको आगे 250 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी
ताकि आप अपनी गन को संभाल पाओ, वरना मुंह पे चोट लग सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हम कोलिजन्स की। किसकी बात कर लेते हैं? कोलिजन्स। कोलिजन्स क्या होते हैं मैंने आपको वैसे भी समझाया है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन की तरफ। जब आपके दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हिट कर देते हैं, इसको जाके ये हिट कर दे तो क्या होता है? वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना ऑब्वियसली। जैसे दो कार्स हैं, दो कार्स का एक्सीडेंट हुआ तो दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना, वो हो क्यों रहा है? क्योंकि कोलिजन हुआ है, धक्का लग जाता है ना ऑब्वियसली। तो दिखता है हमको कोलिजन क्या होता है? धक्का लगना, भिड़ना, इसको हम बोलते हैं कोलिजन्स। ठीक है, अच्छा अब देखो हेड ऑन कोलिजन क्या होता है। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट आपका ऐसे आ रहा है, मान लो ये u1 से आ रहा है और ये u2 से आ रहा है। अगर u1 बड़ा है u2 से तो ये ज़्यादा स्पीड में आ रहा है, तो इसको जाके पक्का धक्का लगाएगा। ठीक है, पक्का इससे भिड़ जाएगा। तो अगर ये सेम लाइन के अंदर है, मतलब इसकी वेलोसिटी इसी लाइन के अंदर है, तो इसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन। ये आपके सिलेबस में है, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, बट अब मैं बात करता हूँ ओब्लिक कोलिजन्स की। तो इसमें क्या होता है ना कि आपका एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, कैसा? एक ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है और एक ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है। अब ये ऐसे जा रहा है, यूं, ये आपका ऐसे जा रहा है, इस लाइन में जा रहा है ये यूं करके। तो क्या पता चल रहा है, जब इधर आएगा तब ये इधर ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं फोर्स लगेगा। तो देखो होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जा कैसे रहा था? यूं जा रहा था, बट क्योंकि धक्का कैसे लगेगा? इस डायरेक्शन में धक्का लगेगा, इस डायरेक्शन में। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। बात समझ में आ रही है? तो कोलिजन किस डायरेक्शन में हो? इस डायरेक्शन में। इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, जब आपकी वेलोसिटी और लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में कुछ एंगल आ जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, आपकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में थी, कोलिजन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा था। तो क्योंकि एंगल बीच में कुछ भी नहीं था तो हेड ऑन कोलिजन, और यहाँ पर कुछ एंगल आ गया इसलिए ओब्लिक कोलिजन। तो ओब्लिक आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है हेड कोलिजन्स। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कोलिजन्स होते हैं ना, कोलिजन्स के केस में अपन डिस्कस करते हैं ई को। तो होता क्या है, जैसे कोलिजन हुआ तो आपको पता चलता है वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, या एनर्जी का लॉस होता है। तो हम बोल सकते हैं कोलिजन जो है इलास्टिक हो सकते हैं, इन इलास्टिक हो सकते हैं। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लो, जैसे अपनी टेनिस की बॉल है, अगर आप बॉल्स को दीवार पे फेंकते हो तो वो वापस आपके पास आ जाती है ना, उसी उससे हाइट से। हम बोलते हैं कहीं ना कहीं वो इलास्टिक कोलिजन कर रही है। ठीक है, ऐसा समझ में आता है। बट अगर मैं बोलूँ आपकी जो कॉक की बॉल है ना, उसको आप दीवार पे मानो, तो क्या वो आपके पास वापस आ जाएगी? नहीं, वो एकदम से नीचे गिर जाती है, क्योंकि बहुत हैवी है, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही? थोड़ी थोड़ी फिर आ रही होगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, अगर बिफोर कोलिजन की मैं बात करता हूँ, u1 आपका m1 u1 से चल रहा है, m2 आपका u2 से चल रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, है ना, कि इनिशियल वेलोसिटी अपन u से डिनोट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की u1 से, सेकंड ऑब्जेक्ट की u2 से, क्योंकि फॉर्मूला इसी बेस्ड पर बनेगा। ठीक है, तो u1 क्या होता है, u2 क्या होता है, v1 क्या होता है, v2 क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो m1 और m2 है, m1 जा रहा है u1 से, m2 जा रहा है u2 से। u1 बड़ा है u2 से तो कोलिजन होगा। ठीक है, अभी कोलिजन नहीं हुआ है। कोलिजन के बाद क्या हुआ, इन दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो v1 इसकी हो गई, v2 की इसकी हो गई। तो आपका जो फॉर्मूला आता है ना, जो आपका फॉर्मूला आता है वो आता है E इक्वल्स टू माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। क्या बात समझ में आ रही है? ये आपका फॉर्मूला आता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या आता है, माइनस लगा दो आगे, v2 माइनस वी वन अपॉन u2 माइनस u1। यहाँ पर जो v2 v1 u2 u1 है, सबको आपको साइन के साथ पुट करना है। किसके साथ पुट करना है? साइन के साथ। मान लो आपका v2 इस डायरेक्शन में हो जाता है ना, तो आप क्या पुट करते हैं यहाँ पर, माइनस v2 पुट करते। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, अगर माइनस आ जाता है कहीं पे तो साथ में माइनस भी पुट कर देना। ठीक है, अच्छा अब ई की जो वैल्यू आती है ना, वो 0 से लेकर 1 तक आती है। 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। अगर ई की वैल्यू 1 निकल कर आती है तो इलास्टिक कोलिजन हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी इक्वल आफ्टर कोलिजन। इस केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। बाकी जो केसेस होते हैं ना, उसके अंदर तो होती नहीं है, बट ई इक्वल्स टू 1 वाले केस के अंदर हो भी सकती है। हम ऐसा बोलते हैं, हमेशा होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कई बुक्स में गलत लिखा रहता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो सकती है, हमेशा हो ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा इलास्टिक कोलिजन की मैं बात करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ इलास्टिक कोलिजन इक्वल्स टू 1 है, तो क्या लिखता हूँ मैं, माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, अगर E इक्वल्स टू 0 है, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं होगी। इलास्टिक कोलिजन के अंदर हो सकता है केस, बाकी केस में तो पॉसिबल ही नहीं। तो क्या लिखोगे, 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस
u1। तो देखो ये हो जाएगा 0, आपके पास ये माइनस से 0 कट गया, ये यहाँ पे कट गया, आपके पास वैल्यू आ गई v2 इक्वल्स टू v1। मतलब v2 v1 क्या थे, v2 v1 ये वाले थे। मतलब जो कोलिजन के बाद अगर परफेक्टली इनलास्टिक आपके पास कोलिजन हो रहा है तो m1 और m2 कोलिजन के बाद, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन के बाद आपकी जो वेलोसिटी v1 होगी v2 होगी वो क्या होगी, दोनों इक्वल होगी। आप ऐसा मान सकते हो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो चिपक जाते हैं। अब ऐसा समझ के देखो, अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स चिपक गए तो क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही वेलोसिटी के साथ चलेंगे, एक ही वेलोसिटी के साथ चलेंगे। तो वही कंडीशन है ना यहाँ पे v2 इक्वल्स टू v1। तो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन के अंदर जो आपकी वेलोसिटीज होती है वो सेम हो जाती है दोनों ऑब्जेक्ट्स की। अब ऐसे मान के चलो दोनों चिपक के चलते हैं, अगर चिपक के चल रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, ठीक है। और अगर आपका जो ई है वो 0 से 1 के बीच में आता है, 0 का केस अपन डिस्कस कर चुके हैं, 1 का केस अपन डिस्कस कर चुके हैं, अगर ये 0 से 1 के बीच में आती है तो हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन होता है। ये क्या था, 0 पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और ये क्या है, इनइलास्टिक। सिर्फ बात समझ में आ रही है। अब कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है आपको, ई इक्वल्स टू 0 गिवन है, इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो क्या लिख सकते हो आप, ई इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, बाद में मुझे पता है कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा मेरे पास दोनों चिप के साथ में चलेंगे, m1 प्लस m2 हो जाएगा और वेलोसिटी v से ये चल रहे होंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0 इक्वल्स टू 0 है माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन v2 v1 है ना, इसको मैं v बोल रहा हूँ सिंपली, इज अपॉन u1 माइनस u2 माइनस u1। तो u2 माइनस u1 तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो v2 और v1 अपने को ऑलरेडी पता है क्या होते हैं, 0 होते हैं, क्योंकि v2 भी v है, v1 भी v है, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो एक केस ये वाला है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। एक केस आपके पास ये वाला है, अगर e इक्वल्स टू 1 है मतलब इलास्टिक कोलिजन है और सेम मास का है, तो देखो क्या होगा, ऐसे हो गया, मान लो आपकी वेलोसिटी m इसकी है और m इसकी है। क्या बात कर रहा हूँ, e इक्वल्स टू 1 है और सेम मास है, दोनों का मास सेम है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो m मैं बोल देता हूँ इसकी वेलोसिटी v1 मान लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी v2 मान लो, कैसे भी मान लो वेलोसिटी v1 v2, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप आंसर नेगेटिव साइन शो कर देगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो e है वो कितना है, 1 है, ठीक है, e कितना है, 1 है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कितना बोलोगे, माइनस ऑफ v2 माइनस v1 ऐसे लिखेंगे अपॉन u2 माइनस u1, u2 कितना है, -3 क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में, -4 तो पॉजिटिव में तो पॉजिटिव लिया है, ठीक है। आपके पास यहाँ से इक्वेशन आ गई -3 -4 इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2, ये आ गया आपके पास। तो आपके पास वैल्यू आ गई v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू -7, ये आ गया। अच्छा, अब अपने पास एक इक्वेशन और चाहिए। मैंने आपको बताया था जब कोलिजन होता है तो आप मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हो, तो मोमेंटम कंजर्व कर दो। मोमेंटम कंजर्व कैसे करोगे, इसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना था, ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन मतलब m इंटू 4 प्लस m इंटू -3, ये इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कितना है, m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, ये सारे m कट जाएंगे यहाँ से। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 1 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, मोमेंटम कंजर्वेशन से आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, तो देखो -v2 और +v2 ये दोनों कट जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2v1 इज इक्वल्स टू -7 + 1 -6, आपके पास आंसर आ जाएगा v1 इज इक्वल्स टू -3। और हम बोल सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 है, तो हम ये कह सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू v1 कितना है, -3 है, प्लस v2 ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू v2। तो आपके पास जो इक्वेशन आई, v2 आ गया आपके पास 4, कितना आया, v2 आ गया आपके पास 4 और v1 को आ गया -3। कुल मिला के आपके पास जो कंडीशन आई वो कुछ ऐसी आई। पहले आपके पास कंडीशन थी ऐसी, ये m था और ये भी m था, ये जा रहा था ऐसे 4 से, ये जा रहा था ऐसे 3 से। तो फाइनल कंडीशन आपके पास आई वो ऐसी आई, ये m है और ये भी m है। ये क्या बोला जा रहा है, ये जा रहा है -3 मतलब उल्टा जा रहा होगा, ये जा रहा है 3 से और ये जा रहा है 4 से। बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, इन दोनों ने अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लिया। क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। देखो ये पहले 4 से जा रहा था, अब ये 4 से जा रहा है, ये पहले 3 से इधर जा रहा था, अब ये 3 से इधर जा रहा है। बात समझ में आई। तो जब आपका E = 1 होता है मतलब इलास्टिक कोलिजन है और सेम मास है, इलास्टिक कोलिजन और सेम मास,
तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना कोलिजन के टाइम पे, वो अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो कोलिजन के बाद ये वाली वेलोसिटी इसको दे देगा और ये वाली अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसा हो गया। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं इसकी। E=1 है, वापस मास भी सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब कोलिजन होगा उसके बाद इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी। तो इसकी कितनी थी, अगर मैं फाइनल बनाऊँ तो ऐसे बना सकता हूँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये वेलोसिटी इसको दे देगा, तो मतलब ये अब किस पे आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, और ये किस पे आ जाएगा, ये फोर्स से चल रहा होगा आगे। बात समझ में आ रही है? तो सीधा अपन ने बोल दिया, सेम मास है और इलास्टिक कोलिजन है, तो इसकी वेलोसिटी 4 थी, तो बाद में इसकी 4 हो जाएगी, और इस ये पहले 0 पे था, तो ये अब 0 पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? आप कैलकुलेट करोगे तो भी ये आंसर्स आएंगे, बट हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा है, m1 जो आपका m2 है बहुत बड़ा है, मतलब m2 जो है आपका वो बहुत बड़ा है, ठीक है, m1 से मास का कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ध्यान से देखो, अगर आपके सामने ऐसी दीवार चल रही है, जैसे आप ऐसे मानो कार आपके सामने खड़ी है, वो रेस्ट पर खड़ी है, उसकी वेलोसिटी क्या है, u2=0 इस टाइम पे, है ना। अब आपने बहुत तेज एक बॉल फेंकी, तो क्या कार चलने लगेगी? ऑब्वियसली कार नहीं चलने लगेगी। एक्चुअली में कोलिजन हुआ है तो वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, बट क्योंकि कार का मास इतना ज़्यादा है कि बॉल उस पर इफेक्ट नहीं डाल पा रही, तो ये वाला केस है वो। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या लेंगे, u2 भी आपका, अगर आपका 0 लिया था अपने इनिशियली, तो आपको v2 भी क्या लेना है, 0 ही लेना है, क्योंकि उस स्मॉल ऑब्जेक्ट के हिट करने से उस कार की वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो अपने आप अपन क्या मान लेंगे, v2=0 मान लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये केस इस टाइप में हो सकता है। फिर आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वही गिवन है, सबके मास इक्वल है, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है। फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर ऑल कोलिजन्स, ऑल जब सारे कोलिजन हो जाएंगे इसके बाद कितना वेलोसिटीज होंगी। तो क्या गिवन है, सबके मास इक्वल है और इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर जाके जब ये इसको टकराएगा तब क्या इसके पास u वेलोसिटी आ जाएगी और ये रेस्ट पर आ जाएगा ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, जब पहला कोलिजन होगा तब ये 0 पर आ जाएगा और ये u पे चल रहा होगा, ऑब्वियसली ये बात है, और ये तो अभी भी 0 पर ही है क्योंकि इससे कोलिजन अभी तक नहीं हुआ है। अब क्या होगा, वापस इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, सेम मास है, तो क्या अब ये रेस्ट पर आ जाएगा और ये अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा, तो ये u पे चल रहा होगा। तो जो फाइनल आपके पास इक्वेशंस आएंगी वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटीज, ये 0 पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, ये भी रेस्ट पर आ जाएगा, और फाइनल ये वाला जो है ये u से चल रहा होगा। तो अगर हमको ये चीज़ याद है कि सेम मास और इलास्टिक कोलिजन के अंदर वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है, तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ हमको याद रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, ये आपको निकालना है। तो मान लेते हैं क्या कि इलास्टिक कोलिजन हो गया, उसके बाद वेलोसिटी इसकी v1 है और इसकी v2 है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मास m है और ये मास 2m है, तो क्या लिखूंगा मैं, E=1 है, इलास्टिक कोलिजन गिवन है ना, उसलिए E= क्या है, 1, 1 कितना गिवन है आपके पास आता है, -(v2), v2 - v1 अपॉन u2 - u1, u2 कितना है -v, माइनस u1 कितना है 2v। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, -3v (-v2 - v1), ये माइनस से माइनस कट गया, आपके पास इक्वेशन आ गई v2 - v1 = 3v। ठीक है, एक और इक्वेशन कहाँ से आएगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो कंजर्वेशन मोमेंटम कर दो, क्या आ जाएगा, m × 2v - 2m × v, 2m × v = mv1 + 2mv2, ये आ जाएगा। देखो m × 2v क्या है, 0, अब ये m × 2v और 2m भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी v1 = -2v2, तो यहाँ पर पुट कर दो v2 माइनस, इधर पुट कर दो इस पर, v1 कितना है -2, कितना है -2v2 = 3v, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3v2 = 3v, ये आ जाएगा आपका आंसर, v2 = 3, और v2 जब 3 आ गया तब यहाँ पर पुट कर दो, ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी, -v1 जो आएगा आपके पास आ जाएगा -6, तो ये इधर चल रहा होगा 6 से और v2 किधर चल रहा होगा, इधर 1 से, 3 से। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। क्या बात समझ में आई? अब ऐसा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, यहाँ पर क्या करना है आपको, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बिकम्स 3/4 ऑफ इनिशियल, ये आपको गिवन है, आपको निकालना है फाइंड ई, ये आपको निकालना है ना। हमेशा आपको ई गिवन होता था, इस बार आपको ई गिवन नहीं, आपको ई फाइंड आउट करना है। तो मान लो क्या है,
ऐसे मान सकते हैं क्या कि फाइनल ये m है और ये m है, ठीक है, ये जा रहा होगा V1 से और ये जा रहा होगा V2 से, ये आपको गिवन है तो आप लगा सकते हो। जो E आएगा अपने पास वो क्या आएगा, माइनस ऑफ V1 माइनस आपका V2 माइनस V1 अपॉन कितना आ जाएगा U2 माइनस V1, U2 0 माइनस V, ये आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं वहाँ से EV इज इक्वल्स टू E इंटू माइनस हो जाएगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा V2 माइनस V1। क्या बात समझ में आई, ये हो गया। अच्छा आपको क्या बना, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बिकम्स 3/4 ऑफ इनिशियल ये। अच्छा तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो आपको गिवन है कितनी गिवन है, जो आपको इक्वेशन गिवन है वो ऐसे गिवन है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज वॉल्स टू 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये आपको गिवन है ना। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, हाफ m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी, ये तो जीरो पे है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर, ये होगी। देखो ये हाफ m और हाफ m यहाँ से कट जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 v स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है। एक कंडीशन और कहाँ से आ जाएगी आपके पास, भाई यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, E आपका वेरिएबल है, V2 V1 आपका वेरिएबल है और आपका क्या वेरिएबल, अच्छा 3 वेरिएबल हो गए ना, E V2 V1, तो आपके पास इक्वेशन तो एक ये आई एक ये आई, तो तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, 3 इक्वेशन चाहिए आपको, 3 वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो 3 इक्वेशन चाहिए। तीसरी इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, तो क्या लिखोगे m इंटू वी, m इंटू वी, ये तो जीरो पे है तो m इंटू वी हो गया सीधा, इज इक्वल्स टू फाइनल कितना है m v1 प्लस m v2, तो तीसरी इक्वेशन आपके पास ये वाली हो गई। तो 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल क्वेश्चन सॉल्व, तो इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो और आंसर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो आपका सेंटर ऑफ मास का चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कराएं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।